रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिन्होंने नोएडा को बनते और बढ़ते देखा है। आज हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं एलसी शर्मा जी, जो नोएडा के झट्टा गांव से हैं और उन्होंने नोएडा के विकास को परखा भी है और उन्होंने बार बार उसका उतार चढ़ाव भी देखा है। मैं अपने स्टूडियो में एलसी शर्मा जी का स्वागत करता हूं। शर्मा जी नमस्कार। धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी ये बताइए कि जब नोएडा 1976 में बन रहा था, उस समय आपके सामने, क्योंकि गांव झट्टा उस समय किसी तरह कहीं लिंक नहीं था, तो कैसे कस्बों में जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे और कौन कौन से रास्तों से जाते थे, या हमारे श्रोताओं को बताइए जी। विनोद जी, हमारा उस समय शहर था दादरी जी, और दादरी के लिए हमारे गांव से पैदल रास्ता था। सूरजपुर तक पैदल हम लोग आते थे। हाँ। और उसके बाद में वहाँ से घोड़ा टांगे मिलते थे। और वो भी उनका भी एक समय होता था, सुबह वो इधर से चलते थे और शाम को उधर से आते थे। कई बार वो घोड़े टांगे भी जैसे निकल जाते, लेट हो जाते थे मतलब कोई व्यक्ति, और घोड़े टांगे की सवारी पूरी होते ही वो तो चल देते थे। तो दादरी तक पैदल जाना पड़ता था। अच्छा, तो आपके गांव से सूरजपुर कितनी दूर पड़ता, कितना किलोमीटर है? हाँ, हमारे गांव से सूरजपुर का उस समय 7 किलोमीटर का रास्ता था। अच्छा। बीच में नदी पड़ती थी और जिसमें नदी में 4 महीने नाव से उतरना पड़ता था और 8 महीने के आसपास उसमें पैदल निकलना पड़ता था। अच्छा। और उसमें भी ये होता था, निककर भीग जाता था आधी बार 2-3 महीने, तो उसे कपड़े पजामा या जो भी जिसके वो निककर के उतार कर पजामा पहन के उसे सुखाते थे जी। जब वहाँ पे की तरफ चलते थे और उधर से दादरी से भी आगे शाम के समय चलते थे, तो फिर सूरजपुर से फिर पैदल जो भी सामान है उससे पर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसा हाँ, उस समय कोई, क्योंकि सब एक जैसे चलते थे जी, तो उस समय कोई ऐसा वो नहीं लगता था कि हम कुछ अलग से परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो भी वहाँ से सामान लाता था सबके सिर्फ ही होता था और सभी पैदल ही होते थे। तो घरेलू सामान दादरी से लेके आते थे सब लोग? हाँ, सब लोग दादरी से लेके आते थे। और 20 दिन में एक आध बार जब दादरी पहले बैलगाड़ी जाती थी तो गांव में 1 हफ्ते पहले से पता लग जाता था कि फला दिन वो बैलगाड़ी जाएगी सामान लेने, उसको कोई सामान लाना है तो तैयार हो जाए। या अच्छा, एक बार सामान की लिस्ट दे देते थे दूसरों को। और छोटे मोटे सामान को दूध क्योंकि दूध भी जो दूधिया लेके जाते थे वो दादरी लेके जाते थे, छोटा मोटा सामान दूधिया भी लाके दे देते थे। एक दूसरे पे विश्वास था, एक दूसरे पे वो था, साधन थे भी, तो ये वो चलता था। अच्छा, पढ़ाई की व्यवस्था क्या थी उस समय? कहाँ पर स्कूल थे और कैसे आप लोगों ने पढ़ाई की? विनोद जी, हमारे बादोली में 5वीं तक का स्कूल था। हाँ। और एक ही टीचर होते थे। अच्छा। वही नीचे से ऊपर तक सबको पढ़ाते थे। और उसके बाद में भवानी शंकर इंटर कॉलेज फेमस था यहाँ सराय का जी जी, जीवन एजे का था। पर वो हमारे क्षेत्र का जो बच्चे ज्यादा लाइक करते थे वो भवानी शंकर इंटर कॉलेज को करते थे, क्योंकि जैसे कई बार
जाने का रास्ता या कोई वो हो तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था होती थी, महाराज जी ने ठहरने की व्यवस्था करी। अच्छा, बच्चे वहाँ ठहरते भी थे स्कूल में? हाँ, ठहरते थे। अच्छा। हाँ, हमारे गांव के बच्चे ठहरते थे। तो वहाँ महाराज जी ने व्यवस्था करी हुई थी, कमरे बनाए हुए थे, टीचर भी रहते थे वहाँ। टीचर जब एग्जाम के समय होता था तो वो रोकते भी थे। मैं तो हरियाणा में पढ़ा 10वीं तक। अच्छा। मैंने 11वीं में आके दाखिला लिया था। तो वैसे मैं तो आधी बात बुआ के यहाँ रहता था, छलेरा में मेरी बुआ थी। कहाँ पे? छलेरा में। अच्छा अच्छा अच्छा। परंतु जब मैं गांव जाता था, साइकिल मुझे 11वीं में साइकिल मिली। तो आधी बार साइकिल मेरे ऊपर होती थी, आधी बार मैं साइकिल पे। अच्छा 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 अच्छा। पंचर हो जाता था। हाँ। तो या तो भंगेर लगता था या सूरजपुर लगता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई व्यवस्था थी नहीं। बिल्कुल। पगडंडियों का रास्ता था। तो ये बताइए, उस समय इधर जो हरियाणा की तरफ का इलाका है या दिल्ली का, ये ओखला और इधर ये बदरपुर या फरीदाबाद, इधर से भी लिंक रहता था आप लोगों का? हाँ, फरीदाबाद का हमारे क्षेत्र का जो जत्था बादली ये हमारा जब फरीदाबाद में रहता था, तो फरीदाबाद तो जब तब से शुरू हुआ जब ट्रैक्टर वगैरह आ गए। तो तब हमारा अनाज का क्योंकि एक आड़ती था, तो बहुत जागर था फरीदाबाद का। हाँ। उसका ये होता था, वो ये कहता था कि अब अनाज, क्योंकि उस समय पाबंदी होती थी अनाज को हरियाणा की तरफ ले जाने की। कुछ चीजें उधर से गुड़ नहीं ले जा सकते थे आप। यमुना पार करते ब्लैक बोलते थे उसे, भाई आप इधर से ले जा रहे हो उधर, चीजें हरियाणा में ले जा रहे हो तो ब्लैक होता था। पुलिस पकड़ती थी, वो करती थी जी। उसका वो कहता था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका अगर पुलिस पकड़ेगी तो मेरा पकड़ा जाएगा। तुम कहीं लूट जाओगे, पैसे लेके जा रहे हो, लूट जाओगे तो मेरा लुटेगा। इतना धाकर वो तो फरीदाबाद भी जाते थे। तो फरीदाबाद जब जाना शुरू हुआ, जब ट्रैक्टर वगैरह आ गए, 80 के बाद की बात है। वैसे 1976 में जब नोएडा आ गया था, आप लोगों को कैसे एहसास हुआ कि नोएडा आपके साथ में जुड़ रहा है तरक्की के लिए? कौन से ईयर में आपको एहसास हुआ कि नोएडा वाकई हमारे पास आ गया है? हमें तो ये एहसास तो ये 90 के आसपास हुआ। हाँ, इससे पहले तो ये क्योंकि आपका एक जो एरिया था, मतलब बंगेल से ऊपर जो है आपका छोटा सा रसपुर है, यही नोएडा होता था। उसके बाद में हम तो बहुत बाद में जुड़े हैं। तो ये हमें तो उसका, पर हाँ, क्योंकि आप लोगों की चमक देखते थे तो हमें भी लगता था कभी न कभी हमारे ऊपर की चमक आएगी। तो इसलिए नोएडा को रोड बनती देखी। उससे पहले रोड नहीं होता था, देखा था कैसे मिलते, बुलडोजर कैसे मिलता था, देखने आते थे बुलडोजर चलता था और रोड मिट्टी को दबा रहा है या पत्थरों को दबा रहा है। आपको याद होगा जब कभी बाढ़ आती थी आपके क्षेत्र में, तो कोई ऐसा नज़ारा याद है आज भी जब आपको लगता है कि अरे वो कैसा समय था और आज कितना बदलाव है? हाँ, ये 78 में मैं दिल्ली में चला गया था। तो 78 की बाढ़ आ गई जी, और बाढ़ कितनी भयंकर थी को उसने आपका एक रेलवे का लाइन उड़ा दी थी यहाँ गाजियाबाद में, नदी के पास में। और रेडियो पे उस समय रेडियो साधन होता था, रेडियो पर ये होती थी भाई हेलीकॉप्टर से खाना गायब है। तो वो हमने भी देखा, उसका इंतजार, खाने का हेलीकॉप्टर आ रहा है, छतों पर खड़े होते थे और वो देखा था। और बहुत बड़ी इंग्लिश का देखी थी हम। एक शाम हम पहले हमारे गांव के मुसलमान थे, उनका बाग था, बहुत अच्छा, खेतों पे बाग, उन्होंने अमरूद के पेड़ वगैरह बहुत अच्छे लगाए हुए थे, कुआ वगैरह था। अगले दिन पता लगी को
सब ब्रह्मा जी ने स्वाहा कर दिए। कोई ना कुआ मिला ना कुछ मिला। तो देखा वो बहुत नजदीक से देखा। तो गांव में उस समय क्या होता था, बड़े बड़े लोग तो गांव आदमी जो है वो अपने पशुओं को लेके अपनी रिश्तेदारी में निकल जाते हैं। जहाँ जैसे हमारा सबसे ज्यादा हरियाणा में ये पहाड़ जिसको बोलते हैं आज, फतेहपुर है, डेरा है, ये अपना खीर है, ये अपना क्षेत्र है। यहाँ से रिश्तेदारी होती थी तो 3 महीने लोग वहाँ अपना वो करते थे। गांव में तो छोटे बच्चे और औरतें और 2-4 बुजुर्ग। पर उस समय प्यार, विनोद जी, बहुत प्यार था। गांव का हर जो बड़ी लेडी, सब बच्चों का ध्यान, किसी का चूल्हा जला, किसी क्या दिक्कत है, किसी घर गिर जाते थे। हर सीजन में 10 से 15% क्योंकि कच्चे घर होते थे। जी जी जी। तो 10 से 15% घर तो डिमोलिश हो ही जाते थे, गिर ही जाते थे। तो वो एक दूसरे के घर में शरण लेना, बहुत उसको देखा है। वो जितना तरक्की हमने देखी है, देखिए नोएडा तो अपने आप में एक आज विश्व पटल पे है। हमें उस पर गर्व भी है। पूरे विश्व पटल पे है। पर उससे पहले भी हमने हर उसको देखा है। गांव में बिजली नहीं थी, मीडिया से हम पढ़े हैं। गांव में लालटेन और डीजल, लालटेन तो मतलब जिसके घर में होती थी वो मतलब थोड़ा सा ठीक अच्छे मतलब रईस वाला बिल्कुल। वो समय देख लो जो लालटेन घड़ी वगैरह और साइकिल जिसके यहाँ होती थी घर में, वो तो अच्छा वेल सेटल्ड माना जाता था। बिल्कुल। शर्मा जी, एक चीज बताओ, आपने स्कूल खोलने का जो योजना बनाई उसका विचार कैसे आया और किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया? विनोद जी, मैं 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और उसके बाद में उन्हें दायित्व देते रहे। तो फिर मैं नोएडा में जब आया तो नोएडा में मुझे जिम्मेदारी दी गई शिशु मंदिर की। सेक्टर 12 में जो शिशु मंदिर है उसका मुझे प्रबंधक बनाया है। तो अच्छा, वो चीज तो थी क्योंकि शिक्षा में आप लोगों के आसपास तो फिर भी विनोद जी काफी स्कूल थे आपके जी। चौड़ा में भी था। तो मतलब दिल्ली के नजदीक होने का फायदा भी हम लोगों को मिला था उस समय। दिल्ली के नजदीक होने का आपको फायदा, क्योंकि आप पटवर्गंज और यहाँ आपके नजदीक पड़ता था। जामिया मिलिया में आपको बहुत फायदा होता था। तो हमारे यहाँ क्योंकि शिक्षा का वो नहीं है, तो बस उससे प्रेरणा मिली। जब यहाँ प्रबंधक रहे तो उससे ये लगा कि यार हाँ, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, जो RSS कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो गांव में मंदिर की 3 एकड़ जमीन थी। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया, सबको समझाया कि भाई हम इसको अगर स्कूल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य का ये प्रेरणा वैसे RSS की तरफ से ही पैदा हुई। और उसको आज हम कह सकते हैं, आज हमारी लड़कियां ने CBSE के क्लस्टर में 2nd पोजीशन में रहा, जिसमें पूरा उत्तराखंड है, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है CBSE के क्लस्टर में। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। तो ये तो कोरोना ने हमें दंड मार दिया। तो हमारे बच्चियां बहुत आगे हम सोच रहे थे हम प्रदेश में, राष्ट्र में हमारी कबड्डी की लड़कियां कई बढ़िया बहुत अच्छी प्लेयर हैं जी। और अब 2 लड़कियां हमारी स्कूल की बहुत अच्छी क्रिकेट में निकल रही हैं। 40 बनना चाहे तो अगर ये हुआ तो नवंबर-दिसंबर में जो भी होगा तो वो प्रदेश में अपना स्थान बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और अभी पहला हमारा बैच इंटर का गया है, तो उसमें 100% हमारा वो रहा जी। और
हाईएस्ट 97.8% हमारी बच्चों का रहा। 10वीं का भी हमारा बहुत अच्छा है। विनोद जी, आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिलती है, आप समाज के कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे उठा लेते हो जी जी, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, काम करने की, अपने क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। इसको हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य जीवन दिया ईश्वर ने, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, समाज कैसे आगे हमारा बढ़े, हमें नोएडा हमारा विश्व पटल क्षेत्र में, अब देखिए यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आज हम हब बन गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मतलब जो हमारे जिले में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई। परंतु कहीं ना कहीं खेल के प्रति अभी हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ का अभी कोई, जैसे अभी चलो जिलाधिकारी हमारे यहाँ जा रहे हैं पैरा ओलंपिक में, उन्हें भी बधाई को स्वर्ण लेकर आए। चलो कम से कम गौतम बुद्ध नगर का नाम तो जी जी बिल्कुल 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर भी आप अपने माध्यम से करती, आपका रेडियो सिटी जो है जी, आप क्षेत्र का चिंतन करती है, तो एक ये भी चिंतन हो हमारे बच्चे जी खेल में भी आगे बढ़े, राष्ट्रीय स्तर पर। और जैसे हरियाणा में हर जिले से सोनीपत है, जैसे ये है जहाँ से खिलाड़ी निकल रहे हैं, हमारे यहाँ भी निकले। तो आप ऐसा कुछ अपना जादू डालिए जो लोगों को प्रभावित करे। हाँ नहीं, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि नोएडा को 45 साल हो रहे हैं, मतलब हो चुके हैं अब, और इस शहर में आपको जो लगता है बेहतर सुझाव क्या हो सकता है नोएडा की बेहतरी के लिए, वो आप अपने मुंह से बताइए। देखिए नोएडा में देखिए मैं तो किसान हूँ विनोद जी। जी जी बिल्कुल। तो जो किसानों के इश्यू हैं उन्हें, चाहे वो नोएडा स्तर पर हैं चाहे राज्य स्तर पर हैं, जी जी जी, उनको सुलझाना चाहिए। यहाँ मैं वैसे नहीं, मेरे को तो सब आज की जो सीओ हैं उन्होंने सफाई पे बहुत अच्छा किया हुआ है। जी जी जी, उसका रिजल्ट उनको दिखाई भी देता है। ऐसे ही यहाँ तो जैसे ग्रेटर नोएडा में ब्रजेश कुमार जी जब सीओ थे, तो उन्होंने टेबल पर किसानों से बात करी और समस्याओं का समाधान हुआ। जी जी जी, नोएडा में बलविंदर कुमार जी थोड़े दिन जो आज रेगा में है, उनका समय भी बहुत अच्छा किसानों के प्रति रहा और उन्होंने कई चीजें ऐसी करी, जैसे पहले एनक्रोचमेंट नाम की कोई चीज थी, तो ये कहते थे कि एनक्रोचमेंट उसे माना जाए जिसपे मुआवजा लेके फिर आदमी ने कब्जा कर लिया। हम ये करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं देखिए मैं बिल्कुल उसमें मैं विकास के प्रति मैंने कई बार किसानों अपने किसानों से भी जैसे रास्ते रोक दिए, तो मैंने उनका विरोध भी झेल कर भी अपना काम शुरू कराया था। क्योंकि मेरे वहाँ इसलिए क्योंकि स्कूल के लिए रास्ता नहीं था, तो मैंने उन्हें समझाया कि हमारे बच्चे जो आते हैं जी जी वो धूल मिट्टी में होके आ जाते हैं, होते हैं जी, और गंदगी चौके आते हैं। तो यार हम नोएडा में इतना होने के बाद भी हमारे इश्यू हैं, उन्हें हम दूसरे विकास के काम को ना रखें, मैं उसमें फेवर में भी नहीं हूँ। पर मैं ये कहता हूँ नोएडा को टेबल पे गाँव के, देखिए मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं अब आज इन्होंने निकाल दिया कि तहसीलदार सर्वे कर रहे हैं, आपने तहसीलदार हाथ में है कुछ नहीं, बस वही है, थोड़ा समय बर्बादी है ये, जबकि अधिकारियों को इस पे वो जो डिसीजन ले सकते हो, ऐसे अधिकारियों को हर महीने मीटिंग करनी चाहिए उसकी। बिल्कुल, मतलब महीने में 5 गाँव खुले, बिल्कुल 5 गाँवों के ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। बिल्कुल 99% समस्या हल हो जाएंगी बिल्कुल अगर वो जाकर स्वयं कर ले। अब अधिकारी वो जाता है जिसके हाथ में कुछ नहीं होता। बिल्कुल तहसीलदार बेचारा क्या करेगा, वो आगे बताएगा, बताए ऊपर जाएगी। अब कई समस्या है, किसान ने फाइल लगा रखी है कि आप एक तरफ कह रहे तो हमें लैंड बैंक चाहिए, दूसरी तरफ जब किसान फाइल लगाता है तो उसके जूते रगड़ जाते हैं, उसके जूते टूट जाते हैं।
जमीन आपको दे रहा है, आपके रेट में दे रहा है जी, आप फिर भी उसे वो है, उसमें ये होता है कि आप किस काम के लिए ली जाए। अरे आपने नोएडा एक तरफ आप कहते हो हमारे अधिसूचित अधिकृत क्षेत्र है जी, और लैंड बैंक आपने बनाना है। तो जब लैंड बैंक बनाना है तो आप जो किसान दे रहे हैं उससे ले लो। ठीक है, अपनी जमीन ही तो दे रहा है। बिल्कुल 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 है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी सरकार से भी और अधिकारियों से भी जो सुन रहे होंगे, मान लो आपने या जाए, बिल्कुल यही है उनको टेबल पर बैठाएं और वो अधिकारी हो जो सक्षम हो, जिनकी कलम में इतनी ताकत हो, जो वहाँ वो समस्या है उन्हें देखिए बिल्कुल जगह में। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। पानी के मतलब सीवर लाइन डल गई, सीवर लाइन चल रही नहीं, किस साल हो गए वैसे खराब हो गई। पैसा किसका खराब हुआ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पैसा सरकार का खराब हुआ ना, हमारा खराब हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये पैसा तो हमारा ही है ना। किसानों के साथ में जो जायजे मतलब अब किसान के 5% के प्लॉट, अब ये कहते हैं प्लॉट नहीं है हमारे पास में, हमारे पास जमीन नहीं है। आपके भाई जमीन नहीं है तो जमीन बेच कहाँ रहे हो, क्यों बेच रहे हो भाई? आप कोई दलाली थोड़ी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक निकाय हो, आपको भले के लिए, आप प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हो, आप क्षेत्र के विकास के लिए, आपको इसका वो क्षेत्र का कैसे बच्चों का उद्धार हो, कैसे इनका जीवन स्तर ऊपर उठे। जी जी जी। जब हम विश्व पटल पे तो हमारे जीवन स्तर, हमारे शिक्षा का स्तर, हमारे खेल का स्तर, हमारे स्वास्थ्य का स्तर ऊपर जाएगा, जब भी तो हम वो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हो रहे, परंतु बेहतर वो है वो अधिकारी गाँव का दौरे करे, टेबल पर सामने बैठे और जो उसमें सक्षम हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 FM को अपने अनुभव से शेयर कराया श्रोताओं को, और वो बातें कही जिनसे प्रशासन और प्राधिकरण समझे और उन मुद्दों को पर चर्चा करे, और जो अपने अतीत की कहानी आपने बताई कि किस तरीके से लोग उस समय दादरी जाते थे और किस तरीके से अपने शिक्षा ग्रहण की, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद विनोद जी, आपने ऐसे मैं बचपन में देखे जैसे कि आज एक ताजा हो गई। जी जी, धन्यवाद। जवान हो गए। धन्यवाद आपका।